नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट लखनऊ से है, जहां एल्डिको ट्रेन सिटी इसने लखनऊ के अंदर नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है और इसके दोस्तों रेंडर भी तैयार कर लिए हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ट्रेन सिटी टावर के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत करीब 10 एकड़ में एक टाउनशिप प्रपोज की गई है। इस टाउनशिप के अंतर्गत 26 फ्लोर्स की 3 टावर्स को डेवलप किया जाएगा, जिसमें 3, 3.5 और 4 BHK के अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे। दोस्तों ये टाउनशिप गोमती नगर एक्सटेंशन में प्रपोज की गई है। यहाँ पर कई सारी लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, इसकी डेडलाइन 2028 रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अपार्टमेंट्स की बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों एल्डिको ट्रेन सिटी ऐसे ही लग्जरी अपार्टमेंट्स डेवलप करता है। इसके अलावा दोस्तों भूटानी इंफ्रा भी लखनऊ के अंदर लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट अगेन लखनऊ से है, जहां दोस्तों चारबाग रेलवे स्टेशन इसकी जो सेकंड एंट्री गेट है, इस पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर आरएल नगर से सीधा इस एंट्री गेट के माध्यम से स्टेशन के अंदर लोग एंटर कर पाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पर 7 फ्लोर का एक एंट्री गेट प्रपोज किया गया था। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 7 फ्लोर्स का एक सेकंड एंट्री गेट प्रपोज किया गया था। इसके फर्स्ट फेज के तहत 3 फ्लोर फंक्शनल होंगे। यहाँ पर दोस्तों चारबाग रेलवे स्टेशन का जो DPR था, उसके अंतर्गत ये 7 स्टोरी एंट्री गेट प्रस्तावित किया गया था, जिसका रेंडर आप देख सकते हैं। करीब 8299 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये सिटी सेंटर, फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत कई सारी फैसिलिटीज इसमें डेवलप होंगी। नेक्स्ट अपडेट गाजियाबाद जेवर RRTS से है, जहां दोस्तों दिल्ली के अगल बगल से शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए NCRCT द्वारा रैपिड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर रहे हैं और उसी कड़ी में दोस्तों गाजियाबाद जेवर RRTS का भी डेवलपमेंट वर्क होना है। यहाँ पर दोस्तों यूपी स्टेट गवर्नमेंट और NCRTC इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसका DPR अब तैयार हो गया है और यमुना अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। हालांकि दोस्तों अभी इसका जो DPR है, इसको कई सारे अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन अप्रैल के अंदर DPR बनाने का जो टारगेट रखा गया था वो अचीव हो गया है। कुछ महीने पहले जब मैंने इस न्यूज़ को कवर की थी, तो यहाँ पर अलाइनमेंट तय होना था और जो जियो टेक्निकल वर्क है ये शुरू हुआ था। उसको कंडक्ट करने के बाद इसका जो अलाइनमेंट बना, फिर ये तय किया गया कि 2 महीने के अंदर इसका जो DPR वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली दोस्तों अब इसका जो DPR वर्क है ये कंप्लीट हो गया है। दोस्तों गाजियाबाद जेवर का जो कॉरिडोर होने वाला है, इसकी लेंथ 72.2 किलोमीटर की होगी और ये एक एलिवेटेड ट्रैक होने वाला है। दोस्तों RRTS कॉरिडोर में आज के समय में मेट्रो और 9 भारत ट्रेनें चलाई जाती हैं। यहाँ पर इंटरवल तय कर लिए जाते हैं और उस हिसाब से दोस्तों इसको चलाई जाती है। इससे दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी अच्छी रहती है। इसके अलावा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। करीब यहाँ पर 4.58 करोड़ की कॉस्ट से इसकी DPR को बनाया गया है। 2031 तक इसको पूरा करने का प्लान है और उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण काम है उस पर वर्क स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट अपडेट मथुरा बरेली नेशनल हाईवे से है, जहां दोस्तों मथुरा से बरेली तक जाने वाला नेशनल हाईवे 530, यहाँ पर दोस्तों इस पर डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। यहाँ पर NHAI ने अलाइनमेंट में आने वाले पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके तहत करीब 1959 पेड़ों को काटा जाएगा और यहाँ पर दोस्तों बरेली कैंट से मथुरा कैंट तक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। करीब 6 लेन का हाईवे होने वाला है। मिलिट्री व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अभी मुआवजा भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहाँ दोस्तों कानपुर नगर निगम द्वारा भारत का पहला भूल भुलैया मैच पार्क कानपुर के अंदर प्रस्तावित किया गया है। इसका दोस्तों लेआउट रेडी है। नगर आयुक्त के अकॉर्डिंग सिटी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इसके अलावा सिटी में फन पार्क को डेवलप करने के लिए इसका डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है। दोस्तों ये पार्क रूमा के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि विजिटर्स को एक यूनिक रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। करीब 12.5 एकड़ के लैंड पर्सन में ये पार्क फैला हुआ है। करीब यहाँ पर 1.7 लाख प्लांट को प्लांट किया जाएगा। इसके अलावा 38 स्पीसीज यहाँ पर होंगी। इससे पहले दोस्तों 3 एकड़ में मैच गार्डन केवड़िया गुजरात के अंदर 2022 में इनॉग्रेट किया गया था, जो कि भारत का पहला मैच गार्डन पार्क था। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एयरपोर्ट, यहाँ का जो पैसेंजर ट्रैफिक है, इस मामले में ये तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। दोस्तों ये आंकड़ा 25 लाख पहुँच गया है। दोस्तों 2018 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया था कुंभ मेले से पहले और तब से करीब 6 साल हो गए हैं
इस एयरपोर्ट को और इन 6 सालों के अंदर इसने 25 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष आप हटा सकते हैं क्योंकि 2 वर्ष के अंदर कोरोना पीरियड था और इन टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर फ्लाइट सर्विस भी रोक दी गई थी। अगर हम प्रतिवर्ष देखें तो औसतन 6 लाख लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं और हर साल 20 से 30% पैसेंजर मूवमेंट भी बढ़ रही है। वेल दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब 31,425 विमानों का आवागमन हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर इंदौर, पुणे, गोरखपुर, कोलकाता यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंडिगो द्वारा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ इन सब के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इसके अलावा आकाश एयर जल्द ही मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए भी यहाँ से फ्लाइट सर्विस स्टार्ट करेगी। दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम कैटेगरी 1 इक्विप है और ये जो फैसिलिटी होती है इसके तहत एयरपोर्ट के अंतर्गत नाइट में भी फ्लाइट लैंड कर पाती हैं। लेकिन जो कैटेगरी 1 है ये थोड़ा पुराना है और यहाँ पर चाहिए ILS सिस्टम कैटेगरी 3 और इसके लिए 3000 मीटर का रनवे होना चाहिए। क्योंकि जो प्रयागराज एयरपोर्ट है इसका रनवे 3000 मीटर का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ILS कैटेगरी 3 की फैसिलिटी को इक्विप करना मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले एक्सपांसन जरूरी है रनवे का और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब फॉगी वेदर हो जाता है तो फ्लाइट्स लैंड नहीं कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी साल करीब 100 फ्लाइट्स ऐसे ही कैंसिल हो गई फॉगी वेदर होने के कारण। फिर भी दोस्तों 3 माह के अंदर 1.36 लाख यात्रियों ने यहाँ पर यात्रा की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। नेक्स्ट अपडेट अगेन प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से हैं और इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। डिफरेंट वीक में हमें इसकी अपडेट मिलती रहती है। वेल दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो मेजर प्रोजेक्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं उसमें रोपवे प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिस पर जो निर्माण कार्य है जल्दी शुरू होने वाला है। इसके अलावा डिजिटल कुंभ म्यूजियम इसको प्रस्तावित किया गया है और जो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डेडलाइन दिसंबर 2024 रखी गई है। नवंबर 29 2023 के अंदर हनुमान टेम्पल साइट पर निर्माण कार्य के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था। इसके तहत यहाँ पर दोस्तों प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 45.71 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इसको रेनोवेट किया जाएगा। इसके अलावा एक डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जाएगा करीब 40,000 स्क्वायर मीटर में 9.84 एकर्स की लैंड पर्सन में। दोस्तों इस डिजिटल म्यूजियम के अंदर समुद्र मंथन संबंधित कहानियां चलती रहेंगी। इसके अलावा VR के जरिए पूरा इतिहास कुंभ के बारे में लोग जान सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पार्किंग फैसिलिटी, मार्केट, फूड प्लाजा समेत कई सारे डेवलपमेंट वर्क होने हैं। नेक्स्ट अपडेट मेरठ से है, जहाँ दोस्तों REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि वुली ऑन सब्सिडी है REC लिमिटेड की, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर NBFC, इसने दोस्तों एक SPV फॉर्म की थी गवर्नमेंट के साथ मिलकर और इस SPV का नाम मेरठ शामली पावर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड था। और दोस्तों इसने मेरठ में 765 kV, शामली के अंदर 400 kV DC लाइन इसको स्टेब्लिश किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इस ट्रांसमिशन लाइन को MS मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके लिए बिड निकाली गई थी और बिड में विनर मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रहा है। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके डेवलपमेंट के लिए जब बिड निकाले जाते हैं तो उसका जो डेवलपमेंट कंपनी करती है उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उसको कुछ महीने तक इस ट्रांसमिशन लाइन को मैनेज करना होता है। देन उसके मैनेजमेंट के लिए फिर से बिड निकाला जाता है और उसका काम किसी और कंपनी को सौंपा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये बिड निकाला गया है। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहां दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों जिस प्रकार के पत्थर, मार्बल इनका प्रयोग कॉरिडोर के डेवलपमेंट में होता है, सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों गर्मियों में यहाँ पर भीषण गर्मी और तप के कारण श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसी के निपटारे के लिए यहाँ पर जरूरी है कि गर्मियों में श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी उन्नत फैसिलिटी को डेवलप किया जाए। वाराणसी के अंदर गंगा द्वार से मंदिर तक अभी जर्मन हैंगर लगवाया गया है। इसके अलावा मैट को बिछवा दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये पर्याप्त सुविधा नहीं है। अगर फैसिलिटीज की बात करें, जिस प्रकार के श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर नई प्रकार की फैसिलिटीज को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर नए प्रकार के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है हॉट वेदर के अंदर। और दोस्तों वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं और उसके लिए इनोवेशन की जरूरत होती है। तो उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को वाराणसी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो बहुत ज्यादा हॉट टाइम पीरियड रहता है, मई, जून, जुलाई का होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस प्रकार की फैसिलिटीज को स्टार्ट किया जा सके, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये सुविधाजनक रहे। वहीं दोस्तों एक और अपडेट वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों मुंबई बेस्ड जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
ये वाराणसी का डिजिटल ट्विन सिटी बना रही है। दोस्तों डिजिटल ट्विन सिटी क्या होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल ट्विन सिटी होती है ये एक वर्चुअल रेप्लिका होती है फिजिकल सिटी का। अब कई सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर कई सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू सेंसर्स, LOF डिवाइसेस, अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इमेज एक्सेट्रा। और दोस्तों इन सारे डेटा को यूज करके एक सिटी का सिमुलेशन तैयार किया जाता है और इस सिमुलेशन की मदद से पूरी सिटी को आप एज अ 3D देख सकते हैं। इसकी सहायता से प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स, अर्बन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मास्टर प्लान, इन सब में काफी उन्हें हेल्प मिलती है। और दोस्तों ये जो सिमुलेशन होता है इसकी मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इसके अलावा सिटी के अंतर्गत प्लानिंग, इन सब में काफी हेल्प मिलती है। इससे पहले दोस्तों सिटी का 2D मैप यूज किया जाता था जो कि 84 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। वेल दोस्तों वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर 160 स्क्वायर किलोमीटर का 3D मैप तैयार होगा जो कि सबसे बड़ा मैप होने वाला है वाराणसी का, जो कि बड़ा मैप होने वाला है। के लिए अभी लिडार सर्वे चल रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों गोरखपुर में 6000 एकड़ के लैंड पार्सल में न्यू गोरखपुर सिटी को प्रपोज किया गया है। इसके तहत गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसानों से बातचीत कर रहा है टू एक्वायर लैंड। अब यहाँ पर दोस्तों 60 किसानों से अब तक बात हो गई है और उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके तहत दोस्तों इन्हें इनकी जो भूमि की वर्तमान रेट है इससे 4 गुना रेट दिया जाएगा मुआवजे के रूप में और इस पर सहमति बन गई है। 25 गाँव की 6000 एकड़ की भूमि को आइडेंटिफाई किया गया है और जिनका अधिग्रहण करना है। और ये जो भूमि अधिग्रहण है इनको कई फेजेस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों GDA के अकॉर्डिंग अप्रैल तक 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिस पर काम शुरू हो गया है। बलावरपुर यहाँ पर 62.17 एकड़ लैंड को खरीदने का प्लान है इसी महीने के अंतर्गत। इसके अलावा पहले फेज के अंतर्गत मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा, बालापार गाँव में 158.377 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर करने का प्लान है। अब यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से लैंड एक्विजिशन होता है ये तो भविष्य बताएगा। नेक्स्ट अपडेट बिजनौर से है, जहाँ दोस्तों महात्मा विदुर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बिजनौर के अंदर ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। दिसंबर के अंदर इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था ये लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का वर्क था ये शुरू किया गया था। वेल दोस्तों अगर मार्च तक देखा जाए तो इसकी जो फिनिशिंग का वर्क है ये चल रहा है और जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो एकेडमिक सेशन है ये इसी साल शुरू हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 200 बेड की कैपेसिटी वाला ये मेडिकल कॉलेज है और ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से बिल्ड की गई है। बहुत ही फिजिबल डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इस प्रकार की बिल्डिंग पे नहीं आती है, ये बहुत फिजिबल रहता है। नेक्स्ट अपडेट बांदा से है, जहाँ दोस्तों अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम देश के अंतर्गत कई सारे जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं इनको मॉडर्नाइज करने का प्लान है। इसके अलावा वहाँ पर रीडेवलपमेंट, एमिनिटीज का एडिशन ये सब भी प्रपोज किया गया है और स्टेशन को इस प्रकार से अपग्रेड किया जा रहा है कि यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट भी हो। कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो पर्टिकुलर स्टेशन होगा ये सिटी का सेंटर भी बन जाएगा। अब दोस्तों पहले जो स्टेशन बनाए गए थे उन पर बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एस्थेटिक इन सबको ध्यान नहीं दिया गया था। किसी प्रकार से फंड आ रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है बस। लेकिन दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो छोटे रेलवे स्टेशन है, उनके आर्किटेक्चर को काफ़ी ध्यान में रख कर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बांदा रेलवे स्टेशन का अभी रेंडर तैयार किया गया है वो काफ़ी सुंदर है। हालांकि किस प्रकार से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ये भी डिपेंड करता है। सिटी के एस्थेटिक को काफ़ी सुंदर कर देगी और ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है ये सिटी सेंटर का काम करेगा और यहाँ पर और भी कई सारी कमर्शियल डेवलपमेंट प्रमोट हो सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट मथुरा से है, जहाँ अडानी टोटल एनर्जीज बायोगैस लिमिटेड जो कि वुली ओन सब्सिडी है अडानी टोटल गैस लिमिटेड की, इसने संडे को बरसाना बायोगैस प्लांट के फेज 1 का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों ये प्लांट मथुरा के अंदर लोकेटेड है। बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहला फेज अभी कमीशन हुआ है। करीब यहाँ पर 600 TDP पर डे की फीड स्टॉक जनरेट करने की कैपेसिटी है। वहीं 42 TDP कंप्रेस बायोगैस ये प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा 217 TDP की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। जब यहाँ पर दोस्तों इसके तीनों फेज फुल्ली कमीशन हो जाएंगे तब ये 217 फर्टिलाइजर्स को भी प्रोड्यूस करेगा। वेल दोस्तों अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो करीब इसको 200 करोड़ की कॉस्ट से डेवलप किया जा रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।